बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हम बेटा रिबेट ऑन डोनेशन कवर कर चुके हैं। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं अलाउंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है जी, ये क्या है कॉन्सेप्ट अलाउंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी गवर्नमेंट जो है वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको परसुएट कर रही है, और अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर उस बिना पर आपको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। लेकिन क्या तमाम किस्म के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाएगी? नो। क्या ये रिबेट तमाम किस्म के पर्सन्स के लिए अवेलेबल होगा? नो। सबसे पहली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ऊपर लिखा हुआ क्या है, अ रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी। ठीक है जी, पहली बात ये रिबेट जो है वो रेजिडेंट के लिए है, आप पर्सन नहीं बोला, अ रेजिडेंट पर्सन बोला है। इसका मतलब अगर एक शख्स नॉन रेजिडेंट है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एओपी हो, तो वो इस रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, भले वो इस रिबेट की सारी कंडीशंस पूरी कर दे। तो रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी, और कंपनी तो कभी भी इस रिबेट के लिए एलिजिबल होगी ही नहीं, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। कंपनी इस रिबेट के लिए बतौर पर्सन एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई कंपनी की कंडीशन पूरी करे तो वो रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या, ये रिबेट किसके लिए है? इंडिविजुअल और एओपी, जो कि कौन है? रेजिडेंट है। अगर नॉन रेजिडेंट तो वो भी एलिजिबल नहीं हुए इस रिबेट के लिए। shall be entitled to a tax credit in respect of। अब इसमें 3 बुलेट्स दिख रहे हैं आपको, 3 बुलेट्स हैं, 3 बुलेट्स 3 अलग अलग रिबेट्स हैं, लेकिन इनमें से क्लेम कोई एक होगा। तो हो सकता है कि एक बंदा ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा हो सकता है उसके पास कोई एक कंडीशन अवेलेबल हो। तो फिलहाल इसको बारी बारी समझ लें। 3 बुलेट्स 3 रिबेट्स हैं, क्लेम कोई एक होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं आगे तफसील से। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स कीवर्ड है इसके अंदर। नए शेयर्स खरीदने पर आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल होंगे। अब ये न्यू शेयर्स कहां से मिलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से मिलते हैं। न्यू शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक, वो न्यू शेयर्स जो कि पब्लिक को ऑफर किए गए हैं। और आप जानते हैं पब्लिक को न्यू शेयर्स ऑफर कैसे होते हैं? थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस लॉन्च करके। इसका मतलब अगर कोई शख्स स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज करता है तो वो न्यू शेयर्स नहीं है, वो तो ऑलरेडी इशूड शेयर्स है। न्यू शेयर्स वो हैं जिसमें अलॉटमेंट जो होगी फर्स्ट टाइम आपके नाम पर होगी। ठीक है जी, तो ये तवज्जो वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन छोटी बातों पे गौर करना है आपने। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय अ लिस्टेड कंपनी प्रोवाइडेड द रेजिडेंट पर्सन इज ओरिजिनल अलॉटी। शर्त यह है कि आपके नाम पर उस शेयर्स की पहली बार अलॉटमेंट हुई हो। और लिखा हुआ गया और द शेयर्स एक्वायर्ड फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, या फिर आपने शेयर्स खरीदे हो किससे? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। चलिए देखिएगा, पब्लिक कंपनी दो किस्म की है, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। तो यहां पर अगर आप शेयर खरीदते हैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के, एक कंपनी पब्लिक तो है लेकिन लिस्टेड नहीं है, जवाब दें। तो अगर आप किसी ऐसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जो लिस्टेड नहीं है, भले आप कौन है? ओरिजिनल लॉटी है, भले आपने वो शेयर्स न्यू शेयर्स परचेस किए थ्रू पब्लिक ऑफर, तो क्या आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? यानी आपका आईपीओ के तहत शेयर खरीदना भी जरूरी है। जवाब दें बेटा, शेयर्स का न्यू होना भी जरूरी है, और जो कंपनी इन शेयर्स को इशू करे उसका लिस्टेड होना भी जरूरी है। तो अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं आईपीओ के थ्रू, पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे लेकिन कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो क्या आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हुए? जवाब है नो सर। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं हुए। अच्छा, आपने शेयर खरीदे लिस्टेड कंपनी के, लेकिन कहां से खरीदे? स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज से, तो क्या स्टॉक एक्सचेंज से आपको न्यू शेयर्स मिले या ऑलरेडी इशूड शेयर्स मिले? स्टॉक एक्सचेंज से आपको न्यू शेयर्स मिले या ऑलरेडी इशूड शेयर्स मिले? ऑलरेडी इशूड। तो स्टॉक एक्सचेंज से भले आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज किए हो लेकिन वो न्यू शेयर्स नहीं थे, आप उसके ओरिजिनल अलॉटी नहीं थे, तो लिहाजा इस रिबेट के लिए आप एलिजिबल नहीं हुए। तो आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल कब होंगे? जब आप प्रोस्पेक्टस में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे,
वो कंपनी आपको न्यू शेयर इशू करेगी और आप उसके ओरिजिनल अलॉटी होंगे नहीं, आपसे पहले किसी और कोई शेयर अलॉट ना हुआ। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने शेयर्स परचेज किए हैं किससे? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो जब आप शेयर्स खरीदेंगे प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उस वक्त आपको ये नहीं देखना कि कंपनी लिस्टेड है या नहीं है, पब्लिक है या प्राइवेट है, ये और करके दूसरी कंडीशन है। यानी कि अगर आप शेयर्स खरीदते हैं स्ट्रेट किससे? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो आप रिबेट के लिए क्या होगा? एलिजिबल हो गए। वहां पर भले आप ओरिजिनल अलॉटी हो या ना हो, आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदें, आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदें, आप भले लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदें, अगर आप इशूड शेयर परचेज कर रहे हैं किससे? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तब भी आप रिबेट के लिए क्या है? एलिजिबल है। जवाब दें। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, क्विक जवाब दीजिएगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदते हैं बतौर ओरिजिनल अलॉटी, तो क्या आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हुए? सबसे रिस्पॉन्स मांग रहा हूं बेटा, सबसे। अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीदते हैं बतौर ओरिजिनल अलॉटी, तो क्या आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल हुए? नो। अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो क्या आप रिबेट के एलिजिबल हुए? यस, बिल्कुल। अच्छा, आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं थ्रू आईपीओ, लेकिन वो कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो क्या आप रिबेट के एलिजिबल हुए? नो। अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो शेयर्स आप किससे खरीदते हैं? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो क्या आप रिबेट के एलिजिबल हुए? यस, बेहतरीन, गुड। आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि ऑलरेडी इशूड है, वो न्यू शेयर्स नहीं है, तो क्या आप रिबेट के लिए एलिजिबल हुए? नो। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स किससे खरीदते हैं? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जो कि ऑलरेडी इशूड है, तो क्या आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? यस, हो जाएंगे। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नंबर 2, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट एंड कमीशन एक इदारा है जो कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं, जैसे पीआई है, उसकी निचकारी करेगा। तो इट मींस दैट प्राइवेट एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा बनाया गया है ताकि वो डील कर सके, जो भी जिन इदारों को गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज करना चाहती है, उसकी प्राइवेटाइजेशन में वो क्या करे? अपना रोल प्ले करे। उसको प्राइवेटाइज करने के लिए इसका अपना एक जो भी इसके मामलात हैं तय करना, शेयर्स डिस्पोज ऑफ करना इधर से उधर, तो इस तरह ये सारे मामला जो हैं वो ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डील करेगा। ठीक है जी। नाउ उसके बाद सेकंड केस क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सुकूक्स। बताया था मैंने, सुकूक क्या थे? शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड से। तो सुकूक जो है वो शरिया कंप्लाइंट बॉन्ड है। अगर आप सुकूक खरीदते हैं, एक तरह का लोन सर्टिफिकेट बोल दें इसको, आप सुकूक परचेज करते हैं, जैसे शेयर्स तो हो गए, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? डिबेंचर होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग सुकूक्स ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय अ लिस्टेड कंपनी। अगर सुकूक कौन ऑफर कर रहा है? लिस्टेड कंपनी। कैसे ऑफर कर रहा है? पब्लिक ऑफर के थ्रू हुई। प्रोवाइडेड दैट द रेजिडेंट पर्सन इज ओरिजिनल लॉटी ऑफ द सुकूक। अगर आपने सुकूक डायरेक्ट किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी से परचेज किए हैं थ्रू पब्लिक ऑफर बतौर ओरिजिनल लॉटी, तो फिर आप इस रिबेट के लिए क्या होगा? एलिजिबल होगा। तो एक तरफ शेयर्स खरीदने पर रिबेट है, एक तरफ सुकूक्स खरीदने पर रिबेट है। ठीक है जी। जिस तरह शेयर्स खरीदने पे पहले वाले पॉइंट में कंडीशन है, इस तरह सुकूक खरीदने पे भी पहले पॉइंट में कंडीशन है। ये बात क्लियर है सबको बेटा? तो सुकूक खरीदना क्या है? सुकूक भी सर्टिफिकेट है, इस तरह शेयर सर्टिफिकेट है। सुकूक जो है वो लायबिलिटी नेचर का सर्टिफिकेट है, और शेयर्स जो है वो इक्विटी नेचर का सर्टिफिकेट है। तो नेचर का फर्क हो गया। ठीक है ना? बस इसको सुकूक को हम बॉन्ड बोलेंगे, और बॉन्ड जो है वो क्या है? ये शरिया कंप्लाइंस बॉन्ड है। हाँ बेटा, कहां से ऑडियो इंटरप्ट हुई है बताओ जरा? कौन सा पॉइंट मिस हो गया बेटा? अब सही है?
सुकूक शरिया कंप्लाइंस क्या है? बॉन्ड है। अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी थ्रू पब्लिक ऑफर वो सुकूक ऑफर करती है और कोई रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी उसको परचेज करता है तो फिर वो इस रिबेट के लिए क्या हो जाएगा बेटा? एलिजिबल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सही है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 आ गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन अ पॉलिसी टू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड द रेजिडेंट पर्सन इज ड्राइविंग सैलरी इनकम और इनकम फ्रॉम बिजनेस। तीसरी चीज क्या है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज करते हैं, तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज करते हैं किससे? एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से जो कि इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन एक शर्त और है कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम लेने वाला है या इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने वाला है, इसके पास कम से कम कोई एक हेड ऑफ इनकम मौजूद हो। कौन सा एक हेड ऑफ इनकम? या उसके पास सैलरी इनकम हो या उसके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन रेजिडेंट है और वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेता है और उसके पास जो हेड्स ऑफ इनकम अवेलेबल है, उसके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, उसके पास कैपिटल गेन है, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उसके पास सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, तो क्या वो इस रिबेट के लिए एलिजिबल हो गया? क्या वो इस रिबेट के एलिजिबल हो गया? इसका मतलब यह है कि इस रिबेट को क्लेम करने के लिए आपके पास हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी या बिजनेस इनकम में से दो में से किसी एक का होना क्या है? जरूरी है। और ये सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो थर्ड बुलेट के साथ कनेक्टेड है। उसका पॉइंट नंबर 1 और 2 से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कितने रिबेट है बेटा? ये एक रिबेट नहीं है, ये 3 रिबेट्स। लेकिन क्योंकि तीनों के आगे और लिखा हुआ आ रहा है ना बेटा, 3 पॉइंट्स के आगे, तो अगर आप इन तीनों कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप रिबेट 3 कैलकुलेट करें, 3 रिबेट कैलकुलेट करें। क्लेम कितने करेंगे? एक करेंगे, कोई क्लेम एक होगा, कैलकुलेट तीनों होंगे। तो फर्ज करें अगर आप 3 रिबेट कैलकुलेट करते हैं, क्लेम को एक करना है, तो कौन सा वाला क्लेम करेंगे? कौन सा वाला क्लेम करेंगे बताइए? अगर कोई बंदा ये तीनों कंडीशन पूरी करे और 3 रिबेट कैलकुलेट करता है, जो सबसे ज्यादा होगा ना, जाहिर सी बात है, जिससे टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या होगी? सबसे ज्यादा कम होगी, जिसमें आपको फायदा होगा, जिसमें टैक्स पेयर का फायदा होगा। तो जिसमें रिबेट का अमाउंट सबसे ज्यादा आएगा वही ऑब्वियसली आपको क्लेम करना चाहिए। क्लेम कोई एक होगा। तो बहुत रेयर बात है कि कोई शख्स ये तीनों बातें पूरी करे, लेकिन अगर कर दे तो वो 3 रिबेट्स कैलकुलेट करे, क्लेम कोई एक करेगा। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका वही है, A/B मल्टीप्लाई बाय C। याद है? इसको क्लेम करने का तरीका वही है, A/B मल्टीप्लाई बाय C। अब आप देख लें, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। If a person purchases sukooks and pays premium on life insurance policy, then only one rebate can be calculated whichever is higher. तो ऑब्वियसली कैलकुलेट तो हम तीनों करेंगे, क्लेम कोई एक करेंगे। तो हम बोलेंगे देन ओनली वन रिबेट कैन बी क्लेम्ड whichever is higher। तो आप तीनों की कैलकुलेशन जरूर करेंगे, लेकिन क्लेम वो करेंगे जो सबसे क्या हो? ज्यादा वाला। ठीक है? अच्छा जी। अब उसके बाद if the person disposes of shares within the same income year then no rebate shall be allowed। जिस टैक्स ईयर में आपने शेयर्स परचेज किए हैं, अगर वो टैक्स ईयर एंड होने से पहले आप शेयर डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो फिर आप रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब
जिन शेयर्स के खरीदने की बिना पर आप रिबेट क्लेम करना चाहते हैं, तो वो शेयर्स आपके पास आप होल्ड करते हो ईयर एंड पर, टैक्स ईयर एंड होने पर। अगर टैक्स ईयर एंड होने से पहले पहले आपने शेयर्स बेच दिए हैं, तो वो वजह जिस वजह से आपने रिबेट क्लेम करना है, वो वजह टैक्स ईयर के एंड पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपके शेयर्स का होल्ड करना जरूरी है आपको, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द रिबेट। अब देखिए बेटा, इसमें जो है वो क्या है, 3 बातें, ए बी और सी देख रहे हैं बेटा, 3 पॉइंट्स हैं। टैक्स क्रेडिट शेल बी अलाउड एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अब ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या है, वही ए अपॉन बी है। ए क्या था, टैक्स लायबिलिटी, बी क्या था, टैक्सेबल इनकम। ये कहता है ए अपॉन बी अप्लाई करो, इन तीनों में से जो लोअर हो। ये तीनों से मुराद क्या है, ए बी सी। द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शेयर्स, शेयर्स की एक्चुअल कॉस्ट, सुकूक की एक्चुअल कॉस्ट, या प्रीमियम की एक्चुअल कॉस्ट। अगर आपने 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, 10 लाख क्या है, शेयर की कॉस्ट है। अगर आपने 5 लाख के सुकूक परचेज किए, तो 5 लाख क्या है, सुकूक की कॉस्ट है। बिल्कुल बेटा, नो रिबेट से मुराद जो है वो शेयर्स वाली बात है, शेयर्स के लिए बात हो रही है। इस बात को मैं मजीद भी कंप्लीट करता हूं। उसके बाद प्रीमियम, आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, प्रीमियम ली, प्रीमियम पे किया, जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपने पे किया 1 साल के अंदर, उसको आप लें। आपने 6 लाख रुपए प्रीमियम पे किया फॉर एग्जाम्पल, तो 6 लाख को उठा लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मॉनेटरी लिमिट है, कि जो अमाउंट आपने पे किया वो 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो अमाउंट 2 मिलियन से एक्सीड कर रहा है, तो आपको ज्यादा में ज्यादा जो रिबेट अलाउ होगा वो 2 मिलियन तक अलाउ होगा। तो 2 मिलियन एक मॉनेटरी लिमिट है। और उसके बाद एक लिमिट है परसेंटेज बना के टैक्सेबल इनकम का। और थर्ड केस जो होगा, जिस अमाउंट पर आपको रिबेट मिलेगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम के 20% से भी ज्यादा ना होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 3 पॉइंट असेस करेंगे, ए बी एंड सी। ए क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ शेयर्स या सुकूक्स या प्रीमियम, ₹2 मिलियन। एंड नंबर 3, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इन 3 में से जो लोअर होगा वो बनेगा सी, और मल्टीप्लाई होगा ए अपॉन बी से। इस तरह आपका रिबेट कैलकुलेट हो जाएगा, जिस तरह रिबेट ऑन डोनेशन हमने कैलकुलेट किया था, याद है बेटा, या आप लोग भूल चुके हैं? रिबेट ऑन डोनेशन भी हमने कल ऐसे कैलकुलेट किया था, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए क्या था, टैक्स लायबिलिटी, बी क्या था, टैक्सेबल इनकम, और सी क्या था, लोअर अमाउंट। तो ए बी सी लोअर हैं, मल्टीप्लाई किससे हो जाएंगे, ए अपॉन बी से। इनमें से जो लोअर होगा वो मल्टीप्लाई होगा ए अपॉन बी से। टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द लोअर ऑफ। ठीक है, जवाब दें। चले जी। अच्छा, अब इसमें एक बात का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, कि यहां पर जो ए यूज होगा वो वही होगा जो रिबेट ऑन डोनेशन के लिए इस्तेमाल हुआ था। इट मींस दैट 3 रिबेट ऐसे हैं जिनके लिए एक कांस्टेंट रहेगा। एक रिबेट ऑन डोनेशन है, एक रिबेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, और एक आगे एक रिबेट और आ रहा है, रिबेट और आ रहा है, और वो क्या है, अप्रूव पेंशन फंड। 61, 62 और 63, इन 3 सेक्शंस में जो रिबेट्स बताए गए हैं, इनके लिए ए अपॉन बी की वैल्यू क्या ली जाएगी, कांस्टेंट ली जाएगी। तो रिबेट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए भी जो ए होगा वो बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन होगा, टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन। बी क्या होगा, टैक्सेबल इनकम। सी क्या होगा, ए बी और सी में से जो क्या होगा, लोअर होगा। तो इसका मतलब क्या है, सेम ए अपॉन बी जो होगा वो यूज होगा इसके लिए भी। ये बात कहाँ लिखी हुई है, बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये बात हम रिबेट ऑन डोनेशन के नीचे लिखी हुई थी, लेकिन उस वक्त मैंने उसको आपके लिए रीड नहीं किया था, और मैं अभी आपके सामने वो पॉइंट रख देता हूं। जहां रिबेट ऑन डोनेशन वाली बात आएगी। ठीक है जी, ये रिबेट ऑन डोनेशन था जो हम पढ़ चुके थे, और ये पढ़ने के बाद ये नोट वाला पॉइंट था। ए क्या है, वेयर ए इज द टैक्स लायबिलिटी बिफोर रिबेट ऑन डोनेशन, एंड बी इज द टैक्सेबल इनकम। अब जो नीचे लिखा हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम एवरेज
rate of tax shall be taken for the purpose of rebates under section 61, 62 and 63, that is rebate on donations, shares, sukuks and life insurance and approved pension fund. रिबेट ऑन डोनेशन के लिए जो ए अपॉन बी इस्तेमाल होगा वही शेयर, सुकूक और लाइफ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई हुआ, और एक और रिबेट आगे पढ़ने जा रहे हैं अप्रूव पेंशन फंड के नाम से, उसके लिए भी ए अपॉन बी का रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो रिबेट ऑन डोनेशन के लिए इस्तेमाल होगा वही एवरेज रेट ऑफ टैक्स यहाँ इस्तेमाल होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? जवाब दे। सब लोग ओके। अब एक दो बातें और पढ़ लें बेटा, ये नोट पढ़ लें जरा क्या लिखा हुआ। ठीक है जी, याद होगा आपने म्यूचुअल फंड्स पढ़े थे इकोनॉमिक्स के अंदर, तो टैक्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स को भी शेयर्स में ही शामिल किया जाता है। तो अगर कोई शख्स म्यूचुअल फंड्स खरीदता है, यानी यूनिट ट्रस्ट से यूनिट्स परचेस करता है, तो वो यूनिट्स भी शेयर्स की तरह ही काउंट होंगे, वो यूनिट्स भी शेयर्स की तरह ही काउंट होंगे। ठीक है, तो अगर कोई शख्स यूनिट्स परचेस करता है तो वो भी एलिजिबल होगा इस रिबेट के लिए, रिबेट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के लिए। The definition of share under section 2 subsection 58 includes a mudarba certificates and the interest of a beneficiary in a trust, including units in a trust. Therefore, a resident individual is also eligible for rebate if he purchases mutual fund units, provided that he is original lottie. तो अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज कर रहे हैं बतौर ओरिजिनल लॉटी, तो तब भी आप रिबेट इन इन्वेस्टमेंट शेयर्स के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ये छोटे पॉइंट्स हैं, इनको सिर्फ याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, अब उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये देखिएगा जरा। इसके लिए एक कंडीशन होल्डिंग पीरियड भी है। होल्डिंग पीरियड मतलब कब तक आपको शेयर अपने पास होल्ड करने हैं। अब जरा देखिएगा, टेक्निकल बात समझिएगा। आपने टैक्स ईयर से 1 महीने पहले शेयर्स खरीद लिए, मुमकिन है आपने मई के एंड पर शेयर्स परचेज कर लिए, जवाब दें, और बतौर ओरिजिनल अलॉटी परचेज कर लिए। लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज के थ्रू आईपीओ, तो क्या आप एलिजिबल हो गए रिबेट के लिए? रिस्पॉन्स करें। यस हो गए। ठीक है जी, हो गया ना बेटा, क्यों नहीं हुआ? लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज किए, आईपीओ के थ्रू परचेज किए, ओरिजिनल अलॉटी परचेज किए। मेरी बात पहले सुनो, ठीक है? तो आपके पास ईयर एंड पर जून तक वो शेयर्स रखे हुए थे, आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो गए, आपने रिबेट क्लेम कर लिया टैक्स ईयर एंड होने पर। लेकिन आपने अगले टैक्स ईयर में नवंबर या दिसंबर के महीने में वो शेयर्स बेच दिए, तो अब इन शेयर्स को होल्ड कर रखना है। कब तक होल्ड रखना है? कम से कम 24 महीने तक, एटलीस्ट 24 मंथ्स। तो अगर आप एक टैक्स ईयर के एंड पर रिबेट क्लेम कर चुके हैं और अगले टैक्स ईयर में आप शेयर डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो फिर जो रिबेट आपको मिला है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब अगर ईयर 1 में आपने रिबेट क्लेम किया इन्वेस्टमेंट शेयर्स का, जिससे आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम की, तो फिर अगले साल वो रिबेट रिवर्स कैसे होगा कि अगले साल उतने अमाउंट से आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो आपका रिबेट सरेंडर हो जाएगा फिर, क्योंकि टैक्स ईयर के एंड तक तो आपने सारी कंडीशन पूरी की थी, लेकिन टैक्स ईयर एंड होने के बाद, रिबेट क्लेम होने के बाद आपने होल्डिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। तो हमें रिबेट क्लेम करने के लिए 24 महीने इंतजार नहीं करना, हम तो रिबेट क्लेम कर लेंगे, लेकिन रिबेट क्लेम करने के बाद ओवरऑल जिस डेट से इन शेयर्स को परचेज किया उस डेट से लेकर
ओवरऑल इसका जो होल्डिंग पीरियड वो कम से कम 24 महीने हो। तो अगर कोई शख्स 24 महीने से पहले पहले इन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर देगा तो उसने अगर कोई रिबेट क्लेम किया होगा तो वो रिबेट रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए ऊपर लिखा हुआ आया कि टैक्स ईयर एंड होने से पहले अगर कोई शख्स शेयर्स बेच दे तो फिर वो रिबेट के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ। और एक वो शख्स है जो टैक्स ईयर एंड होने के बाद बेचे तो उसने रिबेट तो क्लेम कर लिया, लेकिन अगर वो 24 महीने वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो फिर अगले साल उसका टैक्स जो रिबेट है वो सरेंडर हो जाएगा। मतलब अगर एक साल में उसने आपकी टैक्स लायबिलिटी कम की थी तो रिवर्स कैसे करेंगे, अगले साल आपकी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाकर। तो जरा इसको पढ़ लेंगे आप, क्या लिखा हुआ है। Surrender of tax credit in respect of shares. Shares are required to be held for at least 24 months from the date of purchase. If the said shares are disposed of before 24 months, the relief in tax earlier allowed would be added back to the tax payable in the year in which share are disposed of. मान ले कि ईयर 1 में आपने शेयर्स खरीदे, ईयर 1 में आपने रिबेट क्लेम कर लिया, लेकिन आपने टैक्स ईयर 2 में क्या कर दिया, उन शेयर्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ईयर 1 में जो रिलीफ मिला था वो ईयर 2 में एड बैक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा, खत्म बात। बात समझ में आती है बेटा? इसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर आपने रिबेट क्लेम करने के लिए एक टैक्स ईयर में इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल कर ली तो वो पॉलिसी आप कंटिन्यू करेंगे 2 साल तक। अगर आपने 2 साल से पहले पहले वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी, अगर आपने 2 साल से पहले पहले वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी तो फिर आपने जो रिबेट क्लेम किया था पॉलिसी शुरू करने पर, वो रिबेट आपको सरेंडर करना होगा, वो रिबेट आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर रिबेट ने 1 साल में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम की तो अगले साल क्या कर देगा, वो टैक्स लायबिलिटी बढ़ा देगा, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। वेयर टैक्स क्रेडिट हैज बीन अलाउड and subsequently insurance policies surrender within 2 years of its acquisition, the tax credit allowed shall be deemed to have been wrongly allowed and the commissioner shall recompute the tax payable for the relevant tax years. तो वो ये टाइम लिमिट अप्लाई हो रही है, इन बातों को समझें बराए मेहरबानी, बार बार इसको रीड करें। मैं एक साथ इन सबके प्रैक्टिकल केस करवाऊंगा आपको एक साथ, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा रिबेट है जिसपे वो ए अपॉन बी कांस्टेंट रहेगा वो उससे नीचे है, और वो कौन सा है, अलाउंस फॉर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। हमारी ये गलत फहमी ये है कि भाई पेंशन जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन को मिलती है, ऐसा नहीं है। पेंशन हर उस शख्स को मिलेगी रिटायरमेंट एज पर जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है तो आप वॉलंटरीली पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप पेंशन फंड स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप रिबेट के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब लिखा हुआ क्या है, एन एलिजिबल पर्सन ड्राइविंग इनकम अंडर द हेड सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगेन इस रिबेट के लिए कौन एलिजिबल होगा, एलिजिबल पर्सन, उसकी डेफिनेशन नीचे आ रही है। एलिजिबल पर्सन होना चाहिए, उसके पास कम से कम इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी दोनों में से कोई एक हेड होना चाहिए। अगर एक शख्स जिसने पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है लेकिन उसके पास सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड मौजूद नहीं है तो फिर वो एलिजिबल पर्सन होने के बावजूद भी इस रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसका मतलब अगेन इस रिबेट को क्लेम करने के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस दो में से किसी एक हेड का होना जरूरी है। अगर एक शख्स पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है वॉलंटरी बेसिस पर, उसके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो एलिजिबल पर्सन है, फिर भी वो रिबेट क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस रिबेट को क्लेम करने के लिए सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस दो में से किसी एक हेड का होना क्या है, जरूरी है। नाउ उसके बाद इसको दोबारा रीड करूंगा मैं। An eligible person driving income under the head salary or income from business is entitled to a tax credit on contribution or premium paid to APF approved pension fund under voluntary pension scheme rules at the average rate of tax on the lower of। ठीक है जी, तो वो क्लेम करेगा रिबेट वही ए अपॉन बी अप्लाई करके जो 1 और 2 में से जो लोअर होगा उस पर अप्लाई करेगा। अगेन वही बार बार बात हो रही है। टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर,
आपने एक साल में उस पेंशन फंड में कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। मिसाल के तौर पर आपने एक साल में उस पेंशन फंड में 6 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, 6 लाख रुपए। नंबर 2 क्या होगा, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम का 20%। तो जो 1 और 2 में से लोअर होगा वो सी बनेगा और मल्टीप्लाई किससे होगा, ए अपॉन बी से। वही सेम केस जो हमने कहा सीखा था रिबेट ऑन डोनेशन में, ए अपॉन बी को मल्टीप्लाई करें सी से, और सी कौन होगा, जो 1 और 2 में से क्या होगा, लोअर होगा। क्लियर बात बेटा यहाँ तक सब लोगों को। तो अगर आप पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करने की बिना पर रिबेट के लिए क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। कोई सवाल हो तो पूछ ले बेटा यहाँ तक प्लीज। ये मैंने खाली रीड किया है, इसकी एग्जांपल्स ऑब्वियसली हमने प्रैक्टिकली कवर करनी है, और ऐसा क्वेश्चन हमने करना है जिसमें सब चीजें कवर हो जाए एक साथ, और हम ऐसा करेंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, अब टाइम थोड़ा कम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल एरिया जल्दी निपटा दूं, उसके बाद एक साथ सारी एग्जांपल्स कवर कर लें। बोलिए बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो बताइए प्लीज, बाकी क्वेश्चन तो हम करके दिखा देंगे आपको इसका। सब लोग बेटा बोलिए प्लीज, बोलिए, बताइए बेटा सब लोग। ओके जनाब, तो ये रीड करने की बहुत जरूरत है, अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है इन तमाम चीजों को बेटा। अच्छा जी, अब ये डॉक्यूमेंट जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ ये पुराना है, जो मैंने आपको दिया था वो बिल्कुल न्यू है। ये डॉक्यूमेंट क्लियर था इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ पुराना, लेकिन ये 1 साल पुराना है, 2019 का है। लेकिन बातें तकरीबन सारी वही हैं, कुछ बातें इसमें से रिमूव हुई हैं, लेकिन वो मैं रीड नहीं कर रहा हूँ तो बातें रिमूव हुई हैं। जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट दिया है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो स्क्रीन पे थोड़ा विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसको इस वाले डॉक्यूमेंट को ओपन किया। बहरहाल अब यहाँ पर एलिजिबल पर्सन कौन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो आप पर्सन भी लिखा हुआ था, एन इंडिविजुअल भी लिखा हुआ था, अब पर्सन अदर देन कंपनी में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, एन एलिजिबल पर्सन। तो एलिजिबल पर्सन कौन होगा, कहता है एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या इंडिविजुअल पाकिस्तानी हु होल्ड्स अ वैलिड एनटीएन नंबर, जिसके पास एनटीएन नंबर हो। आप पाकिस्तान नेशनल हो और एनटीएन नंबर हो आपके पास, या फिर आपके पास सीएनआईसी हो, यानी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल पाकिस्तानी क्लेम कर सकता है। कब, जब वो पैसा कंट्रीब्यूट करे अप्रूव पेंशन फंड में, और साथ साथ उसके पास सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कोई एक हेड मौजूद हो। यानी इसका मतलब कोई फॉरेनर अगर किसी अप्रूव पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो वो इस रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए कि वो पाकिस्तानी नहीं है। तो ये रिबेट सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, ये रिबेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। और यहाँ पर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की कोई तमीज नहीं बताई गई। एन इंडिविजुअल, सॉरी एन एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन बोला गया है। तो एलिजिबल पर्सन वो पाकिस्तान भी हो सकता है जो रेजिडेंट होगा टैक्स पर्पस के लिए, और एलिजिबल पर्सन वो पाकिस्तानी भी हो सकता है जो नॉन रेजिडेंट हो। तो इस रिबेट में रेजिडेंट होना या नॉन रेजिडेंट होने का मसला डिस्कस नहीं हुआ। इस रिबेट में सिर्फ और सिर्फ कहा गया एलिजिबल पर्सन एलिजिबल होगा। और एलिजिबल पर्सन कौन होगा, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा विद एनटीएन या फिर सीएनआईसी नेशनल कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ, जिसका कार्ड अवेलेबल होगा वो इस रिबेट को क्लेम कर पाएगा। ठीक है जी, कोई मसला यहाँ तक। अच्छा, अब इसमें एक दो बातें और भी आती हैं, वो क्या है, वो बातें ये हैं कि बेटा बाज लोग क्या करते हैं, एक पेंशन फंड से दूसरे पेंशन फंड में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक पेंशन फंड मौजूद है और आप एक फंड से दूसरे पेंशन फंड में पैसा मुंतकिल करते हैं ताकि आप ये रिबेट क्लेम कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक पेंशन फंड से दूसरे पेंशन फंड में पैसा मुंतकिल करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप न्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर एलिजिबल होंगे। आपको अलग से पैसा सेव करना होगा। अगर आप किसी एक सेविंग अकाउंट से दूसरे सेविंग अकाउंट में पैसा मुंतकिल करते हैं, यानी एक पेंशन फंड से दूसरे पेंशन फंड में पैसा मुंतकिल करते हैं, तो आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट टू अनदर अकाउंट अंडर वॉलंटरी पेंशन स्कीम rules shall not qualify for rebate. It means that original investment by a person shall be eligible for such rebate. ठीक है जी, ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए आपसे। अब ये एक रिबेट बचता है कौन सा, जो मैंने बीच में छोड़ दिया,
3.6 के नाम से, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने 3 वो रिबेट साथ क्यों पढ़े, इसलिए कि उनका ए अपॉन बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो 3 रिबेट मैंने पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ठीक है, डोनेशन और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, ये 3 रिबेट्स वो वाहिद रिबेट्स हैं जिनका ए अपॉन बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। सेम ए अपॉन बी इस्तेमाल होगा इन तीनों के लिए, इनके ए अपॉन बी में कोई चेंज नहीं आएगा ना। उसके बाद अब ये 3.6 का रिबेट है, वो क्या है, टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। देखो ख्याल रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस ऊपर कवर हो चुका था, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना। हेल्थ इंश्योरेंस वाला पॉइंट जो था वो रिबेट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के साथ था, और वहां पर तीनों में से कोई एक रिबेट क्लेम होगा, ये अलग से रिबेट है हेल्थ इंश्योरेंस का। अब लिखा हुआ है अ रेजिडेंट पर्सन बीइंग अ फाइलर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पर्सन रेजिडेंट भी होना चाहिए और साथ साथ फाइलर भी होना चाहिए। फाइलर मतलब, फाइलर कौन होता है, फाइलर, फाइलर किसको बोलते हैं पता है आपको? टैक्स फाइलर सुना होगा आपने कि मैं टैक्स फाइलर हूं, मैं टैक्स फाइलर नहीं हूं। हाँ भाई, तुम्हारा स्टेटस फाइलर है, तुम्हारा स्टेटस फाइलर नहीं है। नो बेटा, टैक्स पेयर को टैक्स फाइलर नहीं बोलते, टैक्स पेयर की तो डेफिनेशन ही अलग है भाई। टैक्स पेयर की डेफिनेशन थोड़ी मुख्तलिफ है टैक्स में, वो भी डिस्कस करेंगे आपसे किसी पॉइंट पर। फाइलर किसको कहते हैं? आमतौर पे आम लोग की जबान में तो फाइलर वो बना जो टैक्स पे करता हो गवर्नमेंट को, लेकिन लॉ की नजर में फाइलर वो है जिसका नाम एटीएल में अपेयर होता हो। एटीएल, एटीएल क्या है? एटीएल बोलते हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। जिसका नाम एटीएल में मौजूद है वो फाइलर माना जाएगा, जिसका नाम एटीएल में मौजूद नहीं है वो फाइलर नहीं माना जाएगा। जरा बताइए, अभी हमने रिसेंटली कौन सा टैक्स ईयर क्लोज किया है? जरा बताइए, अभी हमने रिसेंटली कौन सा टैक्स ईयर क्लोज किया है? अभी हम कौन से टैक्स ईयर में चल रहे हैं? 2020 में चल रहे हैं ना, 30 जून पे खत्म हो जाएगा ये भी। तो रिसेंटली क्लोज टैक्स ईयर कौन सा है? जो क्लोज टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर 2019 है। तो अभी रिटर्न किसका फाइल होगा? टैक्स ईयर 2019 का फाइल होगा ना, हो रहा होगा ना, या हो चुका होगा? क्या ख्याल है? अब सुने बेटा, अगर आज की डेट पे कोई शख्स टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न फाइल कर दे, आज की डेट पे कोई शख्स टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न फाइल कर दे, तो वो फाइलर नहीं बन सकता। इसलिए कि टैक्स रिटर्न फाइल करने से, टैक्स पे करने से उसका नाम एटीएल में अप्रूव नहीं होगा। उसके लिए एक मखसूस डेट होती है कि इस डेट तक फाइल कर लोगे तुम्हारा नाम एटीएल में आ जाएगा। अब अगर कोई शख्स 2019 का रिटर्न फाइल करे, वो एटीएल में नहीं आएगा। अब वो साथ में 2020 का रिटर्न फाइल करेगा मुस्तकबिल में, जब तब उसका नाम एटीएल में आएगा, जब एटीएल अपडेट होगा। लेकिन हाँ, एक तरीका है और, 19 का रिटर्न फाइल करने के साथ साथ नाम फौरी तौर पे एटीएल में आ सकता है। उसके लिए एटीएल सरचार्ज पे करना होता है। तो अगर आप टैक्स ईयर 2019 का रिटर्न फाइल करते हैं और एटीएल सरचार्ज पे करते हैं, तो आपका नाम फौरी तौर पे एटीएल में आ जाएगा और आप फाइलर माने जाएंगे। तो टैक्स पे करने वाला रिटर्न फाइल करने वाला फाइलर नहीं है। टैक्स लॉ के नजदीक फाइलर की डेफिनेशन क्या है? फाइलर वो है जिसका नाम एटीएल में आता हो। एटीएल मतलब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो फाइलर लॉ में उसको बोलते हैं जिसका नाम एटीएल में आता हो। एटीएल किसको बोलते हैं? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को बोलते हैं। ठीक है जी। रेजिडेंट पर्सन बीइंग अ फाइलर, आप यहाँ पे रेजिडेंट भी हैं और कौन है, फाइलर भी हैं, यानी आपका नाम एटीएल में मौजूद है। ख्याल रखिएगा, रिटर्न फाइल करते वक्त पहले ही आपका नाम एटीएल में मौजूद हो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इससे पहले आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और आपका नाम पहले एटीएल में मौजूद नहीं है, अब ये वाला रिटर्न फाइल करने के बाद एटीएल में आएगा, तो फिर आप इस रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
यानी इस रिबेट को क्लेम करने के लिए आपका नाम पहले एटीएल में होना चाहिए और आप साथ साथ रेजिडेंट भी होने चाहिए अदर देन अ कंपनी। लेकिन ये रिबेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Shall be entitled to a tax credit in respect of any health insurance premium paid to any insurance company registered under the insurance laws, provided the resident person being a filer and driving salary income और इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो अगेन इस रिबेट को क्लेम करने के लिए आपको आपका इनकम फ्रॉम सैलरी भी होना जरूरी है और इस रिबेट को क्लेम करने के लिए आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस, सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस, दो में से किसी एक हेड का होना जरूरी है। जब विदात कुछ कह रहे हैं, विदात कह रहे हैं कि न्यू बुक में फाइलर लिखा हुआ नहीं है। अच्छा जी, ओके, तो देख लें जरा इसको, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें आप चेक करिएगा, अगर फाइलर लिखा हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको फाइलर वाली बात को आप इग्नोर कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको फाइलर समझा दिया, ठीक है, ओके ना। तो मैंने कहा अभी डॉक्यूमेंट मेरे पास 2019 वाला है, क्योंकि क्लियर डॉक्यूमेंट था इसलिए मैं इससे इसको रीड कर रहा था, ओके ना। तो वही है, इस रिबेट को हम क्लेम कैसे करेंगे? इस रिबेट को हम क्लेम करेंगे टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड एट द एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन द लोअर ऑफ। वही इस रिबेट को भी ए अपॉन बी के जरिए क्लेम किया जाएगा। ए अपॉन बी क्या है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, और वो अप्लाई होगा किस पर? ए बी सी, इनमें से जो लोअर होगा। टोटल प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन पेड टू इंश्योरेंस कंपनी ₹150,000 एंड 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इन तीन में से जो लोअर होगा वो सी बनेगा, मल्टीप्लाई किससे होगा? ए अपॉन बी से। तो आपको रिबेट ऑन डोनेशन सीख कर ये आइडिया हो जाएगा जनाब कि सी बनने के लिए 3 उम्मीदवार हैं यहाँ पर। इन तीन में से जो लोअर होगा वो सी बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए अपॉन बी से, तो आपका रिबेट मिल जाएगा। तो इस रिबेट के लिए रेजिडेंट पर्सन एलिजिबल है और उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो किसी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी से जो पाकिस्तान में इंश्योरेंस लॉ के तहत क्या हो, रजिस्टर्ड हो, और वो शख्स सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस ड्राइव करता हो। ओके, वजाद भी कह रहे हैं फाइलर का वर्ड नहीं है न्यू बुक में। कोई इशू नहीं है बेटा, आप न्यू बुक फॉलो करो, आप फाइलर के लफ्ज को एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना। ओके, मैं इसको आपको दोबारा वेरीफाई कर दूंगा, ऑर्डिनेंस को चेक कर, ठीक है। तो ये सारे रिबेट्स आपके सामने यहां तक कंप्लीट होते हैं बेटा। अब 3.8 आप लोग जरा रीड करें और बताएं कि क्या समझ में आता है आप 3.8 पढ़कर। तकरीबन सारे डिबेट का हम कंप्लीट हो गए और कंक्लूजन है हमारे कुछ। उसके बाद अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें ये सारे रिबेट्स की कैलकुलेशन क्या होगी शामिल होगी। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपसे करवाऊंगा। बोलिए। आप 3.8 पढ़ के देखिएगा। जी जनाब, तो ये बड़ा सिंपल सा बात है लिखी हुई, देखें। पहली बात बताइए, टैक्स लायबिलिटी का क्या कहते हैं, रिबेट का काम क्या है? टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। यस और नो जवाब दें। रिबेट का काम क्या है? टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। यस और नो। हमजा कोई सवाल है बेटा? हैंड रेस किया आपने। टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना, यस, ओके। अब इत्तेफाक की बात है, अगर टैक्स लायबिलिटी कम हो और रिबेट ज्यादा हो, तो अगर टैक्स लायबिलिटी कम है और रिबेट ज्यादा है तो अच्छा, ये इसका ये पूरा एरिया आपने नहीं पढ़ना, वो 2000 वाली बात आपके लिए नहीं है। मैंने क्या बोला, मजबूरन मुझे आज ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ा है। खाली आप 3.8 यहां तक पढ़ेंगे इसको। तो मैं इतनी सी बात कर रहा हूं यहां पर आपसे कि अगर
टैक्स लायबिलिटी कम हो और रिबेट ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे टैक्स लायबिलिटी है आपके पास 20,000 और उसके नीचे रिबेट जो आपको क्लेम करना है वो है 30,000, तो 20,000 में से अगर 30,000 क्लेम करे तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो? तो जब आंसर नेगेटिव हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे एफबीआर भाई लाओ अब हमें तुम टैक्स दो। ऐसा भाई कल तक तो जब लायबिलिटी पॉजिटिव थी तो हम आपको टैक्स पे कर रहे थे, और अब लायबिलिटी अगर नेगेटिव हो रही है तो आप हमें टैक्स पे करो। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। याद रखिएगा रिबेट जो है, रिबेट टैक्स लायबिलिटी को निल तो कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता। मतलब अगर आपके पास लायबिलिटी है 20,000 की और आपके पास रिबेट है 30,000 का, तो 20,000 की लायबिलिटी से 20,000 का ही रिबेट क्लेम होगा, 30,000 का क्लेम नहीं हो सकता। तो फिर 10,000 का रिबेट जो हम क्लेम नहीं कर पाए, क्या हम उसको अगले साल क्लेम करेंगे? आंसर इज नो, नहीं। तो ना रिबेट टैक्स लायबिलिटी को नेगेटिव कर सकता है, ना रिबेट अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा। क्लियर बात बेटा? रिबेट टैक्स लायबिलिटी को निल कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता। रिबेट टैक्स लायबिलिटी को निल कर देगा। जो रिबेट क्लेम होने से बच जाएगा, जो रिबेट हम क्लेम नहीं कर पा रहे, क्या हम उसको आने वाले टैक्स ईयर में क्लेम कर सकते हैं? जवाब इसका क्या है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर बात सबको बेटा? रिबेट क्लेम, तमाम रिबेट क्लेम करने के बाद हम एक चीज और क्लेम करेंगे, वो क्या है? एडवांस टैक्स। वो टैक्स जो हम एडवांस में पे करके आ चुके हैं, तो जो टैक्स हमने एडवांस में पे किया है, अगर वो हमारी टैक्स लायबिलिटी के बराबर है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी फिर निल हो जाएगी। और जो टैक्स हमने एडवांस में पे किया है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी से कम है, तो एक्सेस टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। और जो एडवांस टैक्स हम पे करके आए हुए हैं वो हमारी मौजूदा टैक्स लायबिलिटी से क्या है? ज्यादा है। तो एक्सेस टैक्स जो होगा वो हमें रिफंड होगा, वापस होगा, रिफंडेबल हो जाएगा। या तो वो रिफंड होगा या हम उसको अगले साल क्या कर लें? कैरी फॉरवर्ड कर लें, उसको अगले टैक्स ईयर में क्लेम कर लें। तो एडवांस टैक्स क्या कर सकता है? आपकी टैक्स लायबिलिटी को नेगेटिव कर सकता है। मतलब आपका टैक्स रिफंडेबल आ सकता है कि जनाब आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ रही है 50,000 की और आपने एडवांस में टैक्स पे किया 80,000 का, तो जो 30,000 रुपए आपने एक्सेस टैक्स पे किया हुआ, ये आप मांगते हैं किससे? एफबीआर से रिफंड ले लें। ये पॉसिबल है क्योंकि वो आपने कैश में पे किया हुआ। ठीक है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स रिबेट एंड एडवांस टैक्स। तो जब आप क्या करेंगे, अब आपकी तरतीब क्या होगी? तरतीब ये होगी, जब आप टैक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आप टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करेंगे, सैलरीड या नॉन सैलरीड केस। और टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के बाद जितने भी पॉसिबल रिबेट्स होंगे वो क्लेम कर लेंगे। अगर तमाम रिबेट्स क्लेम करने के बाद भी टैक्स लायबिलिटी बचती है तो उस टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट आप अपना एडवांस में पे किया हुआ टैक्स क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। और अगर एडवांस में जो टैक्स पे किया वो क्लेम करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी बचती है उसको आप पे करेंगे एफबीआर को। नहीं बचती तो निल हो जाएगी, कुछ पे नहीं करना। और अगर एडवांस ज्यादा है और टैक्स लायबिलिटी कम है तो जो एक्सेस है उसको आप रिफंड ले लेंगे एफबीआर से। ये तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके सामने, ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा सबको? 3.8 पैराग्राफ मैंने समझा दिया, आप इसको रीड कर सकते हैं। इतना ही रीड करें जितना स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका अगला हिस्सा आपके काम का नहीं है। ठीक है? तो आज तक इसको इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह कल इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग कुछ करेंगे हम इस हवाले से। इसको अच्छी तरह आप याद कर लें, क्योंकि लिमिट्स अगर आपको याद नहीं होंगी आप रिबेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लिमिट्स में कल आपसे पूछता रहूंगा। ठीक है बेटा? ओके, अल्लाह हाफिज।